अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नूर मोहम्मद। हमारी ए लेवल बायोलॉजी A2 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और आज हमारा इसी सिलसिले में चौथा लेक्चर है। और पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द A2 बायोलॉजी सिलेबस। वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. आई हैव टोल्ड यू द रीजन व्हाई वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर 3 एंड द चैप्टर 3 इज होम्योस्टेसिस। आपने इसका फर्स्ट लेक्चर लिया, होम्योस्टेसिस की बेसिक्स को समझा, इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस को समझा। फिर आपने इसके ऊपर जो है वो बात की कि होम्योस्टैटिक कंट्रोल अचीव कैसे होता है, और उसके अंदर हमने फीडबैक सिस्टम को डिस्कस किया। आई हैव शोन यू डिफरेंट स्कीम्स, डायग्राम्स फ्रॉम माय नोट्स एंड ऑन दिस बोर्ड एज वेल। उसके बाद फिर हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, जहां पर हमने इस चैप्टर का पूरा लेआउट सेट किया आपके लिए कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स हमने कवर करने हैं। और वो एस्पेक्ट से हमारी मुराद क्या है कि जब बॉडी कोई भी इन 3 एस्पेक्ट्स को अचीव कर लेती है तो उस बॉडी के अंदर होम्योस्टैटिक कंट्रोल अचीव हो जाता है, या प्राइमरीली जो है वो बॉडी रिस्क की सिचुएशन से बाहर आ जाती है। ये प्राइमरी एस्पेक्ट्स थे। इस प्राइमरी एस्पेक्ट में नंबर 1 एस्पेक्ट था थर्मो रेगुलेशन, जिसे आप ऑलरेडी ओ लेवल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली यहां पर हम एक स्टेप आगे जाकर उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेटरी एस्पेक्ट को। तो हमने स्टार्ट कर लिया था थर्मो रेगुलेशन, विच वाज द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन द ऑप्टिमम रेंज। फॉर बर्ड्स भी मैंने आपको ये रेंज बताई थी, मैमल्स के लिए भी आपको ये रेंज बताई थी। एंड देन फिर हमने बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ हाउ थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स आर वर्किंग इन आवर बॉडी, हमने जनाब पहले डिस्कस किया था कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस वेदर दे कैन मेंटेन द टेम्परेचर और नॉट। तो उसमें हमने बात की थी कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड की। मैंने आपको बताया था कि ये टर्म्स जो हैं अब इस्तेमाल नहीं होती हैं, बल्कि अब जो हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं वो हैं एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स। तो वी हैव डिस्कस्ड द एंडोथर्म वाला पार्ट के how they are without having the thermoregulatory mechanisms, how they are able to survive in unfavorable conditions, वहाँ पर आपको हमने जिक्र किया था। और उसके बाद हमारी डिस्कशन होनी थी एंडोथर्म्स के ऊपर। तो आई होप कि जो मैंने रिव्यू दिया इसमें आपको चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, जहन में आ गई होंगी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे अपने बारे में करेंगे, मैमल्स के बारे में करेंगे, बर्ड्स के बारे में करेंगे, जो कि एंडोथर्म्स में आते हैं। यानी वी आर द ऑर्गेनिजम्स हु कैन मेंटेन आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन। आप देखते हैं, अच्छा इस टॉपिक का ताल्लुक कॉमन सेंस से ज्यादा है, क्योंकि एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस द विंटर सीजन, द समर सीजन, गर्मी और सर्दी हर बंदे ने जो है ना वो एक्सपीरियंस की हुई है। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू सी इन दिस टॉपिक इज कि जब बॉडी का टेम्परेचर बाहर की ज्यादा टेम्परेचर की वजह से बढ़ना शुरू करता है तो क्या हमारी बॉडी करती है, और जब वो टेम्परेचर कम होना शुरू होता है विंटर सीजन में और उस पर हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो ये 2 चीजें हमने देखनी है। तो क्विकली इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, हम डायरेक्टली पहले एक इंट्रोडक्शन मैं इसका दे दूं। तो आज हम देखने जा रहे हैं थर्मोस्टैटिक कंट्रोल इन एंडोथर्म्स। आज की जो हमारा डिस्कशन है वो है थर्मोस्टैटिक कंट्रोल इन एंडोथर्म्स। इससे पहले कि हम देखें कि थर्मोस्टैटिक कंट्रोल किस तरह से होता है, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारी बॉडी में या किसी भी जो एंडोथर्म ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहाँ पर है। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, ठीक है बेटा। इन आवर बॉडी एंड इन मोस्ट ऑफ द एंडोथर्म्स द thermoregulatory center which controls, which regulate, which generates the information outputs, which receives the input, lies in your brain. And which part of the brain? Can you recall it? Because you have also discussed this in O levels. That part is hypothalamus. Hypothalamus is the part of the brain which is responsible or which act as the control center for thermoregulation. यानी तमाम जो हमने फीडबैक में डिस्कस किया था कि every information which is received is transported to control center, and it is the control center who decides whether to give response or not, and if it feels need to give response तो किस तरह का response दिया जाएगा। तो thermoregulation के लिए, temperature maintenance के लिए the response center is हाइपोथैलेमस। वन मोर थिंग, जो मेरे ओ लेवल स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बताता हूँ, आपको भी बताऊं कि हाइपोथैलेमस के बारे में एक बड़ी स्पेशल चीज है, जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बताऊं। हाइपोथैलेमस इज द ओनली पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज एट द सेम टाइम एंडोक्राइन एज वेल एज न्यूरोक्राइन।
Hypothalamus, let me repeat it again for you guys. Hypothalamus is the only part in your body that is the part of nervous system as well as endocrine system at the same time. So we call it endocrine as well as neurocrine. तो right now जो हम ये कंट्रोल सेंटर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम इस हाइपोथैलेमस के न्यूरोक्राइन फंक्शन की बात कर रहे हैं. तो हाइपोथैलेमस इज द पॉइंट, इज अ कंट्रोल सेंटर. तो लेट्स क्विकली मेक द फीडबैक जो लूप था वो हम इसके लिए बनाते हैं. तो बेसिकली हाइपोथैलेमस is our control center. It is our control center for thermoregulation. So what is happening that it should receive information ना, अगर ये control center है तो it should receive information from where? Through receptors. Which receptors beta? The receptors here are thermoreceptors. जो आपकी पूरी बॉडी में जो स्किन है, सबसे ज्यादा स्किन के अंदर जो है थर्मोरिसेप्टर्स मौजूद है. यानी दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच हैव एबिलिटी टू डिटेक्ट द चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है. तो इफ, लेट मी कंप्लीट दिस लूप, इफ एनी चेंज ऑकर्स, फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलस, मान लेते हैं ये यहां पर हमारे पास स्टिमुलस आ रहा है. तो stimulus is received by thermoreceptor and the information will be sent to hypothalamus control center. Now it is the hypothalamus who is going to integrate the information and decides the appropriate response, whether to respond or not, whether to increase the temperature further or decrease the temperature. For example, if the external environment is cold and your body temperature is going down, hypothalamus is going to respond in this way. It will initiate all the responses through effectors, ठीक है, which will increase the temperature. And if your body temperature is going high and external temperature is high and due to that your body temperature is going above the range, then it is going to detect the change and initiate these responses, lowering down temperature. Hypothalamus in your brain is set in the range of 36 to 38 degrees Celsius, and we call this range the set point. जैसे आपके फ्रिज में थर्मोस्टेट होता है ना, हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी. थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी, इट एक्ट्स लाइक अ थर्मोस्टेट. थर्मोस्टेट को आप क्या करते हैं, फ्रिज में हो, एसी में हो, आप टेम्परेचर सेट कर देते हैं. जब तक वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कंप्रेसर ऑफ रहता है, और जैसे ही वो टेम्परेचर ऊपर या नीचे जाता है, थर्मोस्टेट ऑन हो जाता है और दोबारा से अपना फंक्शन करने लगता है. बिल्कुल इसी तरह हाइपोथैलेमस इज द थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी. इट इज कंटिन्यूअसली गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थर्मोरिसेप्टर्स व्हिच लाई अंडर द स्किन, एंड व्हेन द रिस्पॉन्स व्हेन any due to any condition temperature is starts increasing or decreasing, then this thermostat initiate all the responses which can cancel out that इनपुट और नेगेटिव फीडबैक से उस चीज को वापस नॉर्मल रेंज में ला सके. तो दिस इज हाउ हाइपोथैलेमस वर्क. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउ अल्हम्दुलिल्लाह दैट हाइपोथैलेमस इज द मेन कंट्रोल सेंटर जहां से सारी चीजें कंट्रोल होंगी. नाउ वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन द, अच्छा यू हैव, आई एम गिविंग यू जस्ट 1 minute, ड्रॉ दिस स्कीम सो दैट आपके पास ये स्कीमिक डायग्राम्स मौजूद हो. देन वील मूव टू द नेक्स्ट थिंग जो कि थर्मोरेगुलेशन है. जस्ट टेक 1 minute एंड ड्रॉ दिस डायग्राम. हो रही है? अच्छा जी, डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर ली, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अब हमने देखना है कि हमारी बॉडी में एंडोथर्म्स के अंदर किस तरह से थर्मोस्टैटिक कंट्रोल अचीव होता है, किस तरह से थर्मोरेगुलेशन अचीव होती है. तो देयर आर 2 कंडीशंस जहां पर हम ये कर रहे होते हैं. हम मेडिकली एक को क्या कहेंगे, हाइपरथर्मिया. हाइपरथर्मिया का क्या मतलब है, गर्मी. हाइपर कहते हैं ज्यादा को, थर्म कहते हैं हीट को. तो जब हीट ज्यादा हो रही है आपकी बॉडी की, कब ज्यादा होगी, जब आपके बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, समर सीजन है, तो आपकी हीट बॉडी की बढ़ना शुरू हो जाएगी. तो वी कॉल इट हाइपरथर्मिया. और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट है, हाइपोथर्मिया. यानी जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा तो हाइपोथर्मिया हम इस कंडीशन को कहेंगे. तो मैं एक कंपैरेटिव स्टाइल में इसलिए कराना चाह रहा हूं ताकि आपके पास
एक बेसिक आ जाए, फिर नोट्स में इसको बहुत आपको डिटेल में आपको इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, मैं आपको शो भी करूंगा थोड़ी देर में। तो हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया ये दो कंडीशंस हैं जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। कंट्रोल सेंटर यानी हाइपोथैलेमस को पता चला, अब हमें देखना है कि वो किस तरह के सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज इनिशिएट करेगा। तो अगर इसको प्राइमरीली समझे बेटा, तो दो तरह के सेट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट किए जाते हैं हाइपरथर्मिया में भी और हाइपोथर्मिया में भी। पहले हम बात करते हैं हाइपरथर्मिया की, यानी कि जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो किस तरह के रिस्पॉन्सेज हाइपोथैलेमस इनिशिएट करेगा। दो तरह के रिस्पॉन्सेज है, कैसे समझ में आएंगे, पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है हाइपोथर्मिया में। हाइपोथर्मिया में प्रॉब्लम यह है कि आपकी बॉडी की हीट बढ़ रही है। अब जब बॉडी की हीट बढ़ रही है तो हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करता है और दो तरह के रिस्पॉन्सेज इनिशिएट करता है। पहला कि आपकी बॉडी में क्योंकि हीट बढ़ रही है तो हीट की प्रोडक्शन के वो रिस्पॉन्सेज इनिशिएट किए जाते हैं जिससे हीट प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम। अरे हीट बढ़ रही है तो प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। दूसरा सेट ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा, जिससे हीट लॉस तेज हो जाए। हीट अगर बढ़ रही है तो हीट प्रोडक्शन को स्लो करेंगे, हीट लॉस को बढ़ाएंगे ताकि हीट वापस नॉर्मलाइज हो जाए। डज दिस मेक सेंस फॉर यू? यस, ऑब्वियसली दिस इज कॉमन सेंस कि अगर एक चीज बढ़ रही है आपको उसको नॉर्मल रेंज में लाना है तो एक तो उसकी पैदावार को रोकना पड़ेगा, दूसरा उसके जो लॉस को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो चीज आपके पास एक नॉर्मल रेंज के अंदर आए। तो दो सेट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं। पहला क्या है, डिक्रीजिंग द हीट प्रोडक्शन। वो सब काम किए जाएंगे जिससे हीट प्रोडक्शन क्या हो जाए, बोलो भाई, डिक्रीज हो जाए। ठीक है जी। और दूसरा वो सेट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज आएंगे जहां पर हम देखेंगे कि हीट लॉस को बढ़ाया जाएगा। तो पहले हम हीट प्रोडक्शन की इसी तरह से कैटेगराइज करना है। हीट प्रोडक्शन को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो अब इसमें प्राइमरीली क्या बेसिक्स है कि हीट प्रोडक्शन होती कहां से, हीट प्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो अगर आपको याद है बेसिक साइंसेस से, हीट प्रोड्यूस हमारी बॉडी में कहां से हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से हो रही है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से हो रही है। ठीक है जी। तो हीट प्रोडक्शन को कैसे कम कर रहे हैं, देखो बेटा, मेटाबॉलिक रेट को गिराना है। We have to decrease the metabolic rate. कैसे डिक्रीज होगा, metabolic rate is controlled by the hormone thyroxine. थायरोक्सिन, जो कि थायरोक्सिन आपके थायराइड ग्लैंड से आ रहा होता है, थायरोक्सिन फ्रॉम योर थायराइड ग्लैंड। और थायरोक्सिन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो अगर आपने हीट प्रोडक्शन कम करनी है, अब जरा क्विकली इसको देखो कि अल्टीमेटली गोल है इज टू डिक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। तो बेसिकली द बॉडी हैज टू, हाइपोथैलेमस विल ऑर्डर पिट्यूटरी ग्लैंड टू डिक्रीज द लेवल ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Does this make sense? Yes. Decreased level of thyroid stimulating hormone will ultimately decreases the activity of thyroid gland, and ultimately this results in low level of thyroxine, and low level of thyroxine की वजह से metabolic rate decrease हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बार और देखते हैं कि भाई कंट्रोल सेंटर को पता चला टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने हीट प्रोडक्शन कम करने का डिसीजन लिया। कैसे कम कर रहे हैं आपने कहा कि भाई मेटाबॉलिक रेट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन की जो एक्टिविटी है या लेवल है इट इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू TSH। तो आपने क्या किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज किया, उससे अल्टीमेटली थायरोक्सिन का लेवल डिक्रीज हुआ, उससे अल्टीमेटली मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हुआ। मेटाबॉलिक रेट उससे जब डिक्रीज होगा तो हीट प्रोडक्शन ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक चीज और है जो इसके कॉन्सिक्वेंस पैदा होगा, वो क्या होगा कि जब मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है इसका मतलब है ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन है वो कम हो गई, स्लो हो गई। जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन स्लो हो गई तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज टूट नहीं रहा जल्दी जल्दी तो आपकी हंगर नीचे चली, भूख कम हो जाएगी। गर्मी में भूख इसीलिए कम लगती है क्योंकि लेवल ऑफ मेटाबॉलिक रेट नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जितनी इंटेक आप कर रहे हैं वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। जब वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने की जरूरत महसूस नहीं होगी, और इसीलिए आप देखते हैं कि आपका जो हंगर रिस्पॉन्स है सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस के तौर पर वो कम हो जाता है, हंगर रिस्पॉन्स आपका डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो आपका क्या हुआ, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट नीचे आया हुआ है, थायरोक्सिन का लेवल नीचे आया हुआ है, TSH का लेवल नीचे आया हुआ है, तो ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो रहा है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन उतनी तेजी से नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली दैट कॉजेज द डिक्रीज इन हंगर रिस्पॉन्स। अब इससे एक और कॉन्सिक्वेंस पैदा होगा कि जब आपका ग्लूकोज कम ब्रेक हो रहा है क्योंकि हीट कम बनानी है तो एनर्जी कम बन रही है। जब एनर्जी कम बन रही है, आप सुनिएगा जरा, एनर्जी जब कम बन रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा रिजल्ट, एनर्जी कम बनने की वजह से आपकी बॉडी गर्मियों में इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। इसीलिए आपने कॉमनली एक्सपीरियंस किया है कि जब गर्मी ज्यादा होती है बंदा जल्दी थक जाता है। जल्दी क्यों थक जाता है, उसका नंबर वन रीजन यही है कि एनर्जी इज नॉट इनफ टू परफॉर्म ऑल दैट दोज एक्टिविटीज, जिसकी वजह से
हम देखते हैं कि जनाब लिथार्जी हो रही है, डिजीनेस हो रही है, बंदा बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, थोड़ा सा काम करता है, गर्मी से हालत बुरी हो जाती है। उसका एक प्राइमरी रीजन जो है वो लो मेटाबॉलिक रेट है, और दूसरा डिहाइड्रेशन भी इसका कॉज हो सकता है। लेकिन प्राइमरीली जो हंगर रिस्पॉन्स है वो नीचे चला जाता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्लो हो जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। एनर्जी प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या देखते हैं हम कि जो है आपका लिथार्जी आपकी बढ़ जाती है, लिथार्जिक हो जाते हैं, डिजीनेस आ जाती है, इंक्रीज लिथार्जी, सुस्ती, काहिली, ठीक है जी, और इंक्रीज डिजीनेस। ये क्यों हो रही है? क्योंकि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिल नहीं रही। तो बेटा हमने अब यहां तक बात कर ली कि डिजीनेस क्यों हो रही है, गर्मी के अंदर इंसान में सुस्ती क्यों ज्यादा आ जाती है, क्यों ज्यादा वो और ज्यादा नहुसत के ऊपर उतर आता है, क्यों उसको जो है ना कोई भी काम घर में वाले बोलते तो मौत आने लगती है। उसका एक रीजन ये है कि ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से लो लेवल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज वाई जो है आप ज्यादा क्विकली लेथार्जिक महसूस करने लगते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन अप्रोप्रिएट नहीं होती जितना आपको काम करना होता है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। तो पहला जो सेट ऑफ रिस्पॉन्स हम बात कर रहे हैं कि हाइपरथर्मिया के अंदर वो क्या है, हाइपोथैलेमस इज जनरेटिंग ऑल द रिस्पॉन्सेज जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन कम हो। तो एक बार सीक्वेंशियली हम देख लेते हैं, टीएसएच लेवल डिक्रीज होता है, देन अल्टीमेटली दैट कॉजेज द डिक्रीज इन द थायरॉक्सिन लेवल एंड दैट डिक्रीजेस द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन रेट एंड देयरफॉर मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेस एंड हीट प्रोडक्शन डिक्रीजेस। देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज मैंने बताया कि हंगर आपकी कम इसीलिए हो जाती है, साथ ही साथ लेथार्जी बढ़ जाती है, डिजीनेस बढ़ जाती है। बहरहाल इससे आपने देखा कि हीट प्रोडक्शन हो गई कम। दूसरा सेट ऑफ रिस्पॉन्स जो मैंने आपको पहले बताया था वो क्या है कि आपने हीट प्रोडक्शन तो कम कर ली, अब आपने हीट लॉस को इंक्रीज द हीट लॉस, यू हैव टू इंक्रीज द हीट लॉस, हीट लॉस को आपने बढ़ाना है। अब हीट लॉस को बढ़ाने के लिए मल्टीपल सेट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या देखते हैं आप गर्मी के अंदर बेटा, वेजोडाइलेशन, बिकॉज हीट इज प्राइमरीली लॉस्ट थ्रू योर स्किन, एंड स्किन के अंदर जो वेसल्स आ रही होती हैं, जो एक्सपोज पार्ट ऑफ द स्किन है, दे स्टार्ट डाइलेटिंग ताकि दे कैन कैरी मोर अमाउंट ऑफ ब्लड, जिसके अंदर हीट है, हीट कंटेन कर रहा है वो ब्लड, एंड व्हेन दैट ब्लड इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो वो हीट लॉस हो सके इन फॉर्म ऑफ स्वेट या डायरेक्ट लॉस हो सके। आप समझे, थर्मल कैमरास के अंदर आपको हीट लॉस की इमेजेस मिलती हैं बाकायदा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो स्वेट ही में लॉस हो, स्वेट का एक अलग इंपॉर्टेंस है और ये अलग इंपॉर्टेंस है। तो वेजोडाइलेशन क्या मतलब, द वेसल्स अंडर द स्किन, एक्सपोज पार्ट ऑफ द स्किन लाइक योर आर्म्स, फोर आर्म्स, या लेग का अगर कोई पार्ट खुला हुआ है या फेस है, तो यहां पर जो वेसल्स होती हैं ये वेजोडाइलेट कर जाती हैं। इसी वजह से जब ब्लड ज्यादा वहां फ्लो करता है तो आप देखते हैं कि स्किन रेड बहुत जल्दी हो जाती है गर्मी के अंदर, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है और पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होता है, क्योंकि हीट लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। तो वेसोडाइलेशन ऑफ द वेसल्स हो जाती है, पहली चीज जिससे हीट लॉस इंक्रीज होता है। सेकेंडली इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि स्वेटिंग। आप गर्मियों में क्या देखते हैं, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग अगेन इज अ मैकेनिज्म जिसमें स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं कि सम एक्सेसिव आइंस अलोंग विद वाटर, उनको जो है वो एक फ्लूइड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, वी कॉल दैट फ्लूइड स्वेट। स्वेट के जरिए थर्मोरेगुलेशन में हमें कैसे हेल्प होती है, जरा इसको समझिएगा कि स्वेट के जरिए थर्मोरेगुलेशन में हेल्प इस तरह हो रही है कि जब स्वेट आपका जो है वो रिलीज हो जाता है तो स्किन पर उसकी इवेपोरेशन होती है, और जब स्किन पर उसकी इवेपोरेशन होती है, दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। आपने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि इवेपोरेशन के नतीजे में कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो बेसिकली दिस इज द कूलिंग इफेक्ट दैट इज हेल्पिंग यू टू कूल डाउन योर बॉडी टेम्परेचर। तो हीट लॉस को बढ़ाने के लिए वेजोडाइलेशन हो रही है, इसके अलावा हीट लॉस को बढ़ाने के लिए इंक्रीज स्वेटिंग हो रही है, और फिर इन्हीं से प्राइम एक सेकेंडरी जो है ना वो कॉन्सिक्वेंस पैदा होता है, एंड दैट इज बिकॉज यू आर लूजिंग लॉट ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ स्वेट। सो अब क्या होता है कि आप वाटर और मिनरल लॉस की वजह से ड्यू टू स्वेट आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, एंड दैट डिहाइड्रेशन डिमांड्स फॉर कॉम्पनसेशन। दैट इज वाई आपका जो थर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी थर्ड रिस्पॉन्स, ये बढ़ जाता है। गर्मियों में आपको प्यास इसलिए ज्यादा लगती है, आप ज्यादा पानी इसीलिए पीते हैं कि जो स्वेटिंग हो रही है हीट लॉस की वजह से, हीट को लॉस करने के लिए, उसमें एक सेकेंडरी तौर पर वाटर भी लॉस हो रहा है, एंड ड्यू टू दैट वाटर लॉस जो है वो आपका थर्ड रिस्पॉन्स बढ़ता है, और साथ ही साथ आपकी जो किडनी से वाटर एक्सक्रीशन है, वाटर एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। बॉडी ट्राइज टू रिटेन मैक्सिमम वाटर एक्सक्रीशन, वाटर एक्सक्रीशन जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड देयरफॉर योर यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड,
बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड। गर्मियों के अंदर जो यूरिन आउटपुट होता है वो कम भी हो जाता है और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो येलोइश पे आ जाता है, वाटरी नहीं रहता। बात समझ में आती है? तो आपके पास हीट लॉस को बढ़ाने के लिए वी हैव वेजोडाइलेशन, वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ स्वेटिंग एंड वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, जो कि सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस है। साथ ही साथ इन तमाम चीजों के अलावा भी हमारी बॉडी के साथ कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल गर्मियों में क्या बिहेवियरल चेंज होता है? आप लाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, आप ज्यादा नहाना शुरू कर देते हैं, आप धूप से बचना शुरू कर देते हैं। द रीजन इज कि अगर आप ये सारे बिहेवियरल चेंजेस लाएंगे तो ये फैसिलिटेट करता है उस थर्मो रेगुलेशन को। ज्यादा से ज्यादा आप नहाते हैं ताकि एक्सटर्नली बॉडी को कूल डाउन किया जा सके। इसी तरह ज्यादा से ज्यादा आप पानी पी रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप हल्के कपड़े पहनना चाह रहे होते हैं ताकि उसमें हीट एब्जॉर्ब ना हो। तो दीज आर द बिहेवियरल चेंजेस। ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, वहीं पर हम उसको देख लेंगे। ठीक है जी, तो ये बिहेवियरल चेंज। इसके अलावा एक चीज और है जो मेंशन करनी है, वो है प्रोसेस ऑफ पेंटिंग। ठीक है, ये पेंटिंग जो है इट इज द लॉस ऑफ हीट थ्रू टंग। ये इंसानों के अंदर तो मेरा ख्याल है शायद आप बेहतर बता सकते हैं होती है कि नहीं होती, लेकिन आपने देखा होगा डॉग्स वगैरह के अंदर कि जबान लटका के जो है वो हीट लॉस कर रहे होते हैं। द हीट लॉस इज गोइंग ऑन थ्रू देयर टंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेंटिंग। तो दिस इज ऑल्सो टू इंक्रीज द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो ये सारे मैकेनिज्म्स हैं जो आप गर्मी में देखते हैं। जस्ट क्विकली आई टेक यू गाइज टू माई नोट्स। ठीक है, वहां पर आपको मैं दिखाता हूं कि जनाब क्या हमारे पास गर्मियों में हो रहा है। जल्दी से देखते हैं गर्मियों में हमारे पास क्या हो रहा है। इधर आ जाएं, ये डायग्राम आपको स्कीम नजर आ रही है, आप इस स्कीम को अपने पास ड्रॉ भी कीजिएगा बेटा। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? जैसी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ है? हीट लॉस सेंटर, हाइपोथैलेमस को पता चला है हीट लॉस सेंटर है, स्वेटिंग हो गई है। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया हूं, अभी मुझे इसको देख के याद हुआ। मेटाबॉलिक रेट की हम बात कर चुके हैं, वेजोडाइलेशन की बात कर चुके हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर मैं दोबारा जिक्र कर दूं वो है आपका हेयर का रिस्पॉन्स। कि आपके जो इरेक्टर पाइलाई मसल्स होते हैं, इरेक्टर पाइलाई मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये रिलैक्स हो जाते हैं ड्यू टू वेजोडाइलेशन इफेक्ट। ठीक है, और इसकी वजह से जो हेयर्स होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं। अब अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता कि हेयर्स के सेटल डाउन करने से क्या फायदा हो रहा है। तो आए मैं उसको क्विकली डायग्राम में समझाता हूं आपको। बेटा लेट्स सपोज दिस इज आवर स्किन, लेट्स इमेजिन दिस इज आवर स्किन। ठीक है जी, अब होता यह है कि एयर जो हवा जो है इट इज एन इंसुलेटर। तो अब हेयर्स अगर इरेक्ट होते हैं ना, लेट्स सपोज ये हेयर्स आपके पास इरेक्ट है, तो दे आर एबल टू ट्रैप मोर एयर, दे आर एबल टू ट्रैप मोर एयर। ये हम यहां पर एयर ज्यादा ट्रैप हो जाती है। जब हेयर जो है वो इरेक्ट होते हैं तो ज्यादा ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से चूंकि एयर जो है वो एक इंसुलेटिंग मीडियम है तो हीट लॉस को ये स्लो डाउन कर देगा। जबकि अगर हेयर जो है वो सेटल डाउन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये हेयर सेटल डाउन हो गए, तो आप देख रहे हैं द अमाउंट ऑफ एयर विच इज नाउ ट्रैप्ड इज मच लेसर एज कंपेयर टू दिस केस, एंड देयरफॉर द हीट लॉस बिकम्स इजी। तो बेसिकली हेयर्स का जो हेयर रिफ्लेक्स है या इरेक्टर पैलाई मसल्स जो कि स्मूथ मसल है आपके हेयर फॉलिकल का, वो उसका रिलैक्स होने से क्या हो रहा है कि जैसे ही वो रिलैक्स होता है तो हेयर सेटल डाउन कर जाते हैं। उसको आप एग्जामिनर आपको अलग से पूछ भी सकता है, हेयर सेटल डाउन कर गए तो द अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन दोज हेयर वो डिक्रीज हो गई, विच अल्टीमेटली डिक्रीजेस द लेवल ऑफ इंसुलेशन एंड देयरफॉर फैसिलिटेटिंग द लॉस ऑफ हीट। तो ये चीज है जो आपको समझनी थी, और ये सारे सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं बेटा। मैं क्विकली आपको नोट्स पे वापस ले चलता हूं। तो हम ये देख रहे थे कि हेयर जो है वो लोअर्ड हो जाते हैं, आप यहां देख सकते हैं हेयर जो है वो लोअर्ड हो जाते हैं। मैंने आपका मैकेनिज्म इसको बता दिया, इसका मैकेनिज्म आपको बता दिया कि भाई इससे फायदा क्या हो रहा है। एयर की इंसुलेशन कम हो जाती है और हीट लॉस तेज हो जाता है, स्वेटिंग हो रही है, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट है, वेजोडाइलेशन है, और ये सारे इसमें फिर मैंने सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेज भी आपके सामने जिक्र कर दिए। अब इसके अलावा एक और चीज मैं आपको एक और डायग्राम में दिखाना चाहता हूं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ जाएं। ये देखें आप पैराग्राफ में, अगर रिस्पांस टू हम इंक्रीज हाई टेम्परेचर की बात करें तो आप देखें सारे पॉइंट्स हमारे जो हैं आप कवर हो रहे हैं। मैं हाईलाइट करता चला जाता हूं, आप इसको नोट्स में से याद करेंगे। वेजोडाइलेशन की हमने बात कर ली है, स्किन रिलैक्स हो जाएगी, मोर ब्लड अलाउ होगा कैपिलरीज में ताकि हीट लॉस हो जाए। फिर बॉडी हेयर जो है वो लोअर हो जाएंगे ताकि इंसुलेशन कम हो जाए, ये भी यहां पर हो गया। स्वेट प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि अगेन हीट को रिमूव करेगा, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट अलग से आएगा। बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या है? लूज फिटिंग के कपड़े पहनेंगे, पंखा चला के रखेंगे, एयर कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह जो है
आप थोड़े से लेथार्जिक पड़े रहेंगे। मैंने आपको लेक्चर में और इजाफी पॉइंट्स भी बताए। थायराइड का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, थायरॉक्सिन की हवाले से जो हमने बात की वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो मेरे ख्याल है इनफ अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ नोट्स में कवर हो रही है। बाकी जो एडिशनल है वो मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में बता दी है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी।